हेलो साथियों। तो आज हम संस्कृत अनुवाद की सीरीज को आगे जारी रख रहे हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में संस्कृत अनुवाद एक ऐसा बिंदु है जो छात्रों के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। आपकी यह चिंता इस वीडियो के बाद निश्चय ही दूर होने वाली है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि हम कैसे आसानी से संस्कृत की पंक्तियों को या संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। साथियों, हमें पता है हिंदी और संस्कृत एक दूसरे से जुड़ी ही भाषा है। संस्कृत को हिंदी की अगर मां ना कहें तो बहन अवश्य कह सकते हैं। संस्कृत भारत की अनेक भाषाओं की जननी है। तो इस अनुवाद में हम देखेंगे कि कैसे संस्कृत और हिंदी के बहुत सारे शब्द एक समान होते हैं। देखिए, जैसे हिमालय एक पर्वत अस्ति, हम हिंदी में भी हिमालय, एक, पर्वत आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अंतर है तो केवल विसर्ग का। तो आज हम विसर्ग की इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर संस्कृत में विसर्ग क्यों लगते हैं? तो संस्कृत में जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग, उनके अंत में हम विसर्ग लगाते हैं। अकारांत जिन शब्दों के अंत में अ हो, राम, म ध्वनि जो है उसके अंत में अ होता है। तो इस जब भी हम राम शब्द का संस्कृत में कर्ता के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो रामः होगा। उसी प्रकार अगर हम श्याम शब्द का प्रयोग करें तो श्यामः, मोहन का प्रयोग करें तो मोहनः। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का कर्ता के रूप में प्रयोग करने पर हम उसके साथ विसर्ग देते हैं। उम्मीद करता हूं कि विसर्ग की गुत्थी अब आपके मन से सुलझ गई होगी। तो हिमालय एक पर्वत अस्ति, इसका अर्थ है हिमालय एक पर्वत है। हमने एक पंक्ति कई बार परीक्षाओं में देखी होगी, गंगा हिमालय से निकलती है। तो उसका अनुवाद होगा गंगा हिमालयात निःसरति, गंगा हिमालय से निकलती है। चलिए, हमारी दूसरी पंक्ति है कालिदास एक महाकवि आसीत। कालिदास एक महाकवि थे। यहाँ आशित शब्द का अर्थ है थे। पिछले वाक्य में अस्ति शब्द का प्रयोग है में होगा। दोनों जो है वह अस धातु के शब्द हैं, अश धातु से बने हुए हैं। अस धातु लट लकार, जैसे हम हिंदी में प्रेजेंट टेंस की क्रिया कहते, इंग्लिश में कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। अस का लट लकार रूप अस्ति होता है, जिसका अर्थ है। आश्रित लंग लकार की क्रिया, लंग लकार भूतकाल में प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ होता है था। तो आसित का अर्थ यहाँ थे है। तो कालिदास एक महाकवि थे। आप देख रहे हैं कि कालिदास एक और महाकवि शब्द उसी प्रकार आए हैं जिस प्रकार हम हिंदी में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आम्रम एकम फलम अस्ति, आम एक फल है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आम, एक और फल, तीनों शब्द में मौ का आगम हुआ है, मौ आया है। आप पूछिएगा ये मौ क्या है, मौ क्यों आया? जवाब है मौ यहाँ पर नपुंसक लिंग का द्योतक है। जब भी कोई शब्द नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसके अंत में मौ होता है, उसको मकारांत कहते हैं। जैसे फलम, जलम, पुष्पम, वनम, ये सभी वन, पुष्प आदि सभी शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसके अंत में मौ लगाते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला शब्द है
लता, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत में अगर किसी शब्द को कर्ता के रूप में स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो उसके अंत में आ आता है, जैसे बालिका, लता, दीपिका आदि। तो यहाँ पर सभी शब्द लता, एका, बालिका अस्ति। चूंकि कर्ता का अनुसरण विशेषण और दूसरे शब्द करते हैं, इसलिए कर्ता के अनुसार ही ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। तो लता एक लड़की है का अनुवाद होगा लता एका बालिका अस्ति। हमारा अगला वाक्य है कविषु कालिदासः श्रेष्ठः वर्तते। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु, कवियों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में शु आता है। ऐसे आप पुल्लिंग नहीं, आप कहें कि सप्तमी में जितने भी बहुवचन में शब्द आते हैं उसके अंत में शु या शु आते हैं। इसके लिए ट्रिक है साशु। साशु अगर परीक्षा में कहीं किसी शब्द के अंत में शु लगा हो और उसकी विभक्ति पूछी जाए तो आप बेझिझक सप्तमी बहुवचन लगा सकते हैं। हमारी अगली पंक्ति है पटना नगरे गोल गृहम् अस्ति। पटना नगर में गोल घर है।